विद्यार्थी मित्रों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रादर्श प्रश्न पत्र लगभग सभी कक्षाओं के जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एक सूचना पत्र भी ये दिया गया है कि ये प्रादर्श प्रश्न पत्र को छात्र आईएमपी की तरह न लें, ये सिर्फ एक नमूने के रूप में आपको दिया गया है, जिससे आप ये समझ सकें कि आपके वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। प्रारूप ब्लूप्रिंट समझाने के उद्देश्य से ये प्रादर्श प्रश्न पत्र दिया गया है। मेरा आपसे सभी छात्रों से अनुरोध है कि ये निश्चित रूप से एक प्रादर्श प्रश्न पत्र है, एक मॉडल आपको दिया गया है, लेकिन यदि इस प्रश्न पत्र की भी हम तैयारी करते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। कुछ सुधार हमारे अंकों में जरूर होगा। आइए देखते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का ये प्रादर्श प्रश्न पत्र। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। आज का विषय विज्ञान कक्षा 10। इस प्रश्न पत्र में स्पष्ट यहाँ पर समय सीमा है 3 घंटे की और कुल अंक 80, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 22, मुद्रित पृष्ठ यहाँ पर छपे हुए पृष्ठों की संख्या होगी 19। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें कुल 32 अंक हैं, 5 से 14 तक 2 अंक, शब्द सीमा जिनकी 30 शब्द है। इसी प्रकार 15 से 18 तक के 3 अंक के प्रश्न होंगे, 19 से 22 तक 4 अंक के प्रश्न होंगे और प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक जितने भी दिए गए हैं सब में चॉइस यानी आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। आइए हम समझते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से ही। प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है लौह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड वहां से निकलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 का ख भाग है पतले तार में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तो इस क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। जब किसी धातु के तार बनाए जा सकते हो तो उसे हम तन्यता कहते हैं। ग की तरफ देखते हैं। ग है हमारा तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये यीस्ट के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन जिसमें होता है यीस्ट में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है, जनरेटर कहलाता है। कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं, तो आहार श्रृंखला जो निर्माण होती है वो है आपकी घास, बकरी और मानव। घास, बकरी और मानव यानी सेकंड वाला इसका ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 6 विश्व में से सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। वनों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 है। अब इसी वर्जन को अंग्रेजी में भी दिया गया है। 8 प्रश्न यहाँ पर भी एमसीक्यू दिए गए हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जल एक ऑक्साइड है, तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। उसके बाद धातुएं प्राय ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं प्राय विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक जो होता है वो कहलाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम। जाइलम वहां पर उत्तरदायी है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। परागकण जिसको हम पॉलिन ग्रेन भी कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक मेंडल। अनुवांशिकी के जनक हैं मेंडल। और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो होते हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये थे आपके रिक्त स्थान। अब आगे चलते हैं अपन। इसी को अंग्रेजी माध्यम में दिया है। सही जोड़ी मिलाना है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, पहले हम ये साइड के देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सामान्य रक्तदाब, पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तारों का टिमटिमाना, लेंस की क्षमता, जरा दृष्टिता, विद्युत विभवांतर। इधर दिया है टेस्टोरॉन, डायप्टर, पोटेशियम, वॉल्ट, द्विफोकसी लेंस, वायुमंडलीय अपवर्तन, 120 Hg, mmHg और साइटोकाइनिन और अवतल लेंस। तो सबसे पहला आ रहा है सबसे क्रियाशील धातु। तो सबसे क्रियाशील धातु है आपके पोटेशियम।
सबसे क्रियाशील धातु हो गई पोटेशियम। आपको इस तरह से नहीं मिलाना, वहाँ नंबर लिखना है आपको। सामान्य रक्त दाब ये होता है 120 से 80 mmHg पारे के दाब पर। पादप हार्मोन जो है वो है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन जो है वो आपका साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादन एवं नियंत्रण ये है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना यह है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस की क्षमता जो कि डायप्टर में नापी जाती है, लेंस की क्षमता डायप्टर में नापी जाती है। जरा दृष्टिता, जरा दृष्टिता को द्विफोकस लेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जरा यानी बुढ़ापा कहते हैं, उसमें उत्तल अवतल दोनों मिलाकर द्विफोकसी लेंस बनाया जाता है उससे। विद्युत विभवांतर ये है वोल्ट। विद्युत विभवांतर वोल्ट में नापा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर मेज दी कॉलम हो गए। अब आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। ये कहलाती है मिश्र धातु। चाहे एक धातु और एक धातु के साथ अधातु मिले या 2 धातुओं के समांगी मिश्रण हो, उसे भी हम मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, इसको हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, तो XY जो गुणसूत्र होते हैं ये लिंग निर्धारित करते हैं। जो XY होते हैं पुरुष में और XX होते हैं महिला में। लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/F, ये लेंस की क्षमता का सूत्र है। यहाँ मीटर लिखना चाहिए। मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायप्टर है। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण हम अवतल लेंस द्वारा करते हैं। अवतल लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन की क्रिया मंद दहन अभिक्रिया होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है ये मंद दहन अभिक्रिया होती है और इसके अंदर सांस के द्वारा ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के जटिल अणु विघटित होते हैं, अपचेत होते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें समीकरण भी लिख सकते हैं हम। C6H12O6 + 6O2, ये रिएक्शन करेंगे तो बनेगा 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए इस अभिक्रिया में चूँकि ऊर्जा मुक्त होती है अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि तेल एवं वसायुक्त पदार्थ कुछ समय पड़े रहने के बाद खराब होने लगते हैं, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता हो जाए उससे बचने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अमलगम क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 है अमलगम क्या है? तो अमलगम पारा तथा किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। यानी पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। संक्षारण क्या है? किसी धातु पर पानी नमी की उपस्थिति में जंग लगना संक्षारण कहलाती है। जिस तरह से हम कहते हैं लोहे का जंग लगना संक्षारण है। मेंडलिप की आवर्त सारणी का नियम, तो मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी का नियम में यह कहा था कि तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर उसने भार लिया था और बाद में जो मोसले की आवर्त सारणी आई थी उनके द्वारा परमाणु क्रमांक को लिया गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम ये कहता है कि यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के क्रम में अगर जमाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से समान होते हैं। यानी उनने सा रे गा मा पद नी सा के रूप में इसको देखा था। सा रे गा मा पद नी सा, तो ये जो सा है ये यानी
1 to 8 हम लिखते हैं तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से मेच खाते हैं। यही न्यूलैंड के अष्टम नियम का सिद्धांत है। धमनी और शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, तो धमनी की भित्ति जो है, धमनी की भित्ति मोटी होती है, शिरा की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। इसकी गुहिका संकरी होती है, गुहिका संकरी होती है, इसकी गुहिका चौड़ी होती है और इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है इसलिए लाल कलर की दिखती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है इसलिए नीले कलर की दिखती है। इसमें कपाट नहीं होते हैं, कपाट नहीं होते हैं और यहाँ पर कपाट होते हैं। ये धमनी और शिरा में अंतर। आक्सीय और अनाक्षीय श्वसन में अंतर की हम बात करें तो आक्सीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्षीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इसमें इस प्रक्रिया में 38 एटीपी अणु बनते हैं और यहाँ पर 2 एटीपी अणु बनते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अनाक्षीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो कायिक प्रवर्धन जब पौधे के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार होता हो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी पौधे का कोई भी अंग, जड़, तना, पत्ती, किसी से भी अगर ये नया पौधा बनता है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। जैसे आलू, ब्रायोफिल्म की पत्ती, इससे नया पौधा तैयार हो जाता है, वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। स्वपरागण क्या है? यह स्वपरागण जो है ये द्विलिंगी पुष्प के अंदर होता है। इसके लिए द्विलिंगी पुष्प होता है, उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में पुष्प के जो परागकण होते हैं वो परागकण वहाँ से निकलकर उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं। उसी पुष्प के, यानी 2 पुष्पों की आवश्यकता ही नहीं होती है, एक ही पुष्प में द्विलिंगी होता है और उसी पुष्प के परागण पर गिरते हैं। यानी इसमें इस परागण के लिए किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब लिखना है मेंडल का प्रभाविता नियम लिखना है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में परावर्तन की घटना, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर कोई आपतित किरण आती है और अभिलंब बनाया और ये इस तरह से परावर्तित हो जाती है। तो नियम की बात कर रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान I और परावर्तन कोण का मान R दोनों बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन अंत तक हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लिया जाए कि यहाँ पर विरल माध्यम है और यहाँ पर सघन माध्यम है, तो एक प्रकाश की किरण जब तिरछी इसके ऊपर आपतित होती है और ये अभिलंब है तो ये इस तरह से सीधी न जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुकती है और सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से परे हटती है, यानी दूर हटती है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं तथा आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, यानी म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। यहाँ पर I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। ओम का नियम, ओम ने विद्युत धारा के लिए ये नियम कहा था कि विद्युत परिपथ में जब किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो विभवांतर V समानुपाती I होता है। यानी किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन न किया जाए तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। विद्युत परिपथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी किसी परिपथ के अंदर हमने विद्युत अवयवों को अगर जोड़ दिया है तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत विभव क्या है? किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। प्रतिरोध कैसे कहते हैं? धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है और इसको R से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है और इसका ये प्रतीक चिन्ह है। परितंत्र के जैव घटकों के नाम, तो किसी परितंत्र के जैव घटक जो होते हैं उसमें एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है विघटक।
यानी उत्पादक, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न की हुई पदार्थों का उपभोग करने वाला, उपभोक्ता जैसे मनुष्य या कोई भी हो सकते हैं, विघटक जो छोटे छोटे अवयव होते हैं कि विषाणु, कीटाणु जो इसको विघटित करते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षय होने के कारण। तो ओजोन परत का क्षय होने का कारण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके कारण से ओजोन परत क्षय हो रही है। फिर प्रश्न क्रमांक 15, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो क्रियाकारक आपस में मिलकर कोई अभिकारक बनाती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया जब दो तत्व यौगिक आपस में मिलकर कोई नया यौगिक बनाते हों तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर CaO प्लस CO2 ये मिलकर CaCO3 बनाते हैं, तो ये दोनों जुड़कर एक नया एकल पदार्थ बनाते हैं, तो इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे यौगिक के अंदर से किसी को प्रतिस्थापित करता है, यानी कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझें इसको कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जिंक कॉपर को यहाँ से प्रतिस्थापित करता है, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर को यहाँ से इसने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ, सूर्य जो होता है लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्य के उदय के समय और सूर्य अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है, उसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली किरणों को हम तक पहुंचने में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है वायुमंडल के अंदर, अर्थात जब वहाँ पर लाल रंग का, इसलिए लाल रंग का प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन के अंदर से गुजरता है तो वहाँ पर प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, उत्तर से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, वक्राकार होती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यदि हम दाहिने हाथ को इस प्रकार से मोड़ लें कि तीनों हमारी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो अंगूठा जो है आपका, अंगूठा दाहिने हाथ के नियम की हम बात कर रहे हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इनके ऊपर, अंगूठे के ऊपर आपको मिलेगा चालक की गति, अंगूठा चालक की गति दिखाएगा। तर्जनी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा यहाँ पर दिखेगी। ये है दाहिने हाथ का नियम। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत वो स्रोत कहलाते हैं जिनका ताप उच्च हो, भंडारण परिवहन आसान हो, मूल्य कम हो, किफ़ायती हो, कम से कम धुआं दे और जलने के बाद अवशेष नहीं बचता हो। इस तरह के स्रोत ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन तो पृथ्वी के अंदर हजारों लाखों वर्षों से जीवों के अवशेष जो दबे हुए थे उनके द्वारा जो ईंधन बनता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इससे हानियों की बात करें तो ये प्रदूषण फैलाते हैं, सीमित मात्रा में हैं, जलने के बाद कार्बन, सल्फर आदि के ऑक्साइड बनाते हैं जो वायुमंडल में जाकर अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है। विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र तथा दो उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र है CaOCl2। ये पानी को जीवाणु मुक्त करने में, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। धावन सोडे की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O।
ये है दामन सोडा। इसका उपयोग है अपमार्जक के रूप में, कांच बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में और साबुन उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसी 19 नंबर का प्रश्न का अथवा प्रश्न है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाओ। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है। तो जिप्सम आपका CaSO4.2H2O, इसको यदि गर्म किया जाए, हीट दी जाए, हीट देने के लिए या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या 373 डिग्री केल्विन, दोनों एक ही बात है, पर गर्म करने पर ये CaSO4.1/2H2O प्लस 1.5 H2O, यानी 2 अणु जो पानी के थे H2O, उसमें से 1.5 अणु पानी का निकल जाता है। तो ये जो पदार्थ बनता है ये बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में, मूर्ति उद्योग में, दांत बनाने में, खिलौने बनाने में तथा घरों की छत बनाने में, POP बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र, तो इथेन आपका है, इथेन का सूत्र है C2H6, तो इसका संरचना सूत्र होगा C, एक H और ये H, ये हो गया आपका C2H6 का संरचना सूत्र। अगला है प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, इसका संरचना सूत्र C H और ये H, ये इस प्रकार से यहाँ पर 1C 2 3C और H8 है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये C3H8 यानी प्रोपेन का संरचना सूत्र। अब आता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सूत्र है C4H10, तो ये C1 2 3 4, H1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये है आपका ब्यूटेन का संरचना सूत्र। अगला सूत्र पूछा गया है एथीन का। एथीन का सूत्र होता है C2H4, तो ये C2 हमने लिख दिया, H4 लिखना है 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पर कार्बन जो जुड़ा है वो एक यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा, 3 ही हो रही है, इधर भी 1 2 और 3 हो रही है। अतः यदि इसका संरचना सूत्र हमको बनाना है तो इसमें एक बॉन्ड और यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी C डबल बॉन्ड C और H चारों तरफ से जुड़ेगा। पुनः देखें इसको, ये C डबल बॉन्ड C H और ये H, ये हो गया आपका संरचना सूत्र। अब आता है निम्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम सबसे पहले देखते हैं CO2। तो CO2 का हमको देखना है, तो यहाँ पर कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो ये C एक ही बार आया है, इधर C इधर O और इधर O, ये हो गया। अब कार्बन के हमको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दिखाना है हमको, तो ऑक्सीजन के 6 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अंतिम कक्ष में सबके 8 करना है, सबके 8 करना है। तो ऐसी स्थिति में ये कार्बन के पास 4 है, तो 4 और चाहिए, तो 4 हम ये इस तरह से ले लेंगे, ये हो गए कार्बन के 8।
इस ऑक्सीजन के 6 है और 2 और चाहिए, तो ये ऑक्सीजन के हो गए 8 और इस ऑक्सीजन के हो गए 8। ये हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना। इसी प्रकार H2O की बिंदु संरचना। तो H के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1, O के 6, ये O और ये H, ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऑक्सीजन के पास ये O H, ये H, ऑक्सीजन के 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमको इसकी संयोजकता को पूरा करना है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए और ये ऑक्सीजन के 8 हो गए। ये हो गई H2O पानी की बिंदु संरचना। अब बात करते हैं हम NH3 की। NH3 की, N के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 5 और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1 और H3 बनाना है, तो ये आपका N H और ये H, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन के 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब जो प्रक्रिया हमको करना है, हाइड्रोजन के 2 करना है, तो ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए। अब नाइट्रोजन के हमको करना है 6, तो 5 ऑलरेडी है, तो वो 1 से संयोजन करेगा, वो 3 हमको लेना है इसमें, तो 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके 8। इस प्रकार से अब आता है CH4, H और ये H, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हम कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 1 2 3 4। अब लेंगे हम इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए और इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब कार्बन के 8 करना है, तो 4 तो उसके पास थे और 4 वो संयोजन जो जुड़ेगा वो हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका CH4 की बिंदु संरचना। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, तो ये जो चित्र मैं साथ में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको उसका नामांकित चित्र बनाना है, यानी लेबल डायग्राम आपको बनाना है। फिर इसका अथवा है मानव हृदय का, हार्ट का लेबल डायग्राम देना है। और उसके बाद सवाल है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी F बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, F बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब को लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी V बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है और कितनी दूरी पर रखें, यानी U बराबर ज्ञात करना है और M बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे F -15 सेंटीमीटर, V -10 सेंटीमीटर और 1/V -1/U बराबर 1/F से इसको सॉल्व करेंगे तो U बराबर आपको मिलेगा -30। इसको हल करने पर आएगा U बराबर -30। और यदि इस प्रश्न में आपको कोई सॉल्व करने में तकलीफ आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरा सॉल्व करके आपको अलग से दे दूंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण, यहाँ पर लिखा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज आपको बताना है। तो यहाँ पर भी दिया गया है, इसमें दिया गया है कि U बराबर दिया है -5 मीटर, R बराबर दिया है 3 मीटर। तो F यहाँ से R से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर। ये हो गया आपका F, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है।
दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र से जब आप v का मान निकालोगे तो v बराबर आपको मिलेगा 1.154 मीटर। और इसी के साथ यदि आप m का फार्मूला लगाओगे v/u, m बराबर -v/u, v/u, तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा आपको 0.23। उपयुक्त परिणाम से ये प्राप्त होता है कि चूंकि आवर्धन क्षमता 1 से छोटी है, 1 से कम है, अतः प्रतिबिंब छोटा बनेगा। चूंकि परिणाम धनात्मक है अतः सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इस प्रश्न में भी आपको हल करने में यदि कोई कठिनाई हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखें, पूरा सवाल मैं आपको हल करके दे दूंगा। मैंने हिंट दे दिया आपको, इस सूत्र से आप इसको सॉल्व करें और v का मान निकालें। v का मान आ जाए तो इसमें आवर्धन क्षमता के सूत्र में मान रखें और उत्तर प्राप्त करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।